हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाया हूं। चैप्टर आपके सामने आ गया है यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का ये सेकंड पार्ट है। यूज ऑफ द का एक वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ आई के बटन में मिल जाएगा। यदि आपको आई के बटन में नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप जा करके इसके फर्स्ट पार्ट को यानी यूज ऑफ द के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उसको देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो इसके पहले जो यूज ऑफ द का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 10 तक जितने भी रूल्स हैं सबको मैंने उसमें टीच किया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप जरूर देखिए उसको। तो आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 20 तक, यानी टोटल 10 रूल्स इसमें भी मिलेंगे आपको। तो यदि आप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं, आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कुल मिलाकर के यदि आप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। बहुत से डाउट्स इस वीडियो के द्वारा आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं मेरे लेसन को। लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूज ऑफ द है, यानी द का अध्ययन हम रूल ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत करते हैं। तो रूल ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको ए और एन का प्रयोग मिलता है, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका लिंक आपको यहाँ आई के बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि यहाँ वीडियो नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ए और एन का वीडियो आपको मिल गया। यूज ऑफ द के फर्स्ट पार्ट का वीडियो मिल गया। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको आज मैं यहाँ टीच करूंगा। जो यूज ऑफ द है वो आर्टिकल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और आर्टिकल का अध्ययन हम सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। ये आ रहा आपका सिंटैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इंग्लिश ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण सिंटैक्स ही होता है। तो सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत जो भी रूल्स आते हैं वो पूरे इंग्लिश ग्रामर से ले जाते हैं, और ये चैप्टर यदि आपका कंप्लीट हो गया तो आप किसी भी एग्जाम में आने वाले ग्रामर क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से रूल्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 11। द का प्रयोग नेशनैलिटी प्रकट करने वाले शब्द के पहले किया जाता है। ध्यान देंगे, ऐसे शब्द जिनसे नेशनैलिटी प्रकट होती है वो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कि वो कौन से शब्द होते हैं, उसी पे फोकस करना है आपको। तो शर्त क्या है, जो नेशनैलिटी प्रकट करने वाला शब्द हो वो पूरे समूह का बोध कराता हो। यानी जैसे मान लीजिए हम कहें अंग्रेज या हम कहें भारतीय, तो ये शब्द पूरे भारत के वासियों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऐसे में वो पूरे समूह को व्यक्त करता है या बोध कराता है, तो उसी शब्द पे हमें फोकस करना है। एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस हमारे सामने आया है, वो भी इनकरेक्ट है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। इंग्लिश आर वेरी वाइट एंड फेयर। यहाँ पर जो दोस्तों इंग्लिश आया है, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। जब तक इसके पहले हम द का प्रयोग ना करें तब तक ये लैंग्वेज को ही प्रेजेंट करता है। लेकिन जब हमें इससे, इसी वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से नागरिकता यानी नेशनैलिटी प्रकट करानी हो तो इसके पहले द का प्रयोग करना होता है, तब ये हो जाएगा अंग्रेज। और अंग्रेज, अब यहाँ अर्थ को समझे, बहुत ही गोरे और सुंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंग्रेज है वो सिर्फ एक अंग्रेज की बात नहीं कर रहा है, पूरे अंग्रेज की बात कर रहा है, इंग्लैंड वासी, सभी इंग्लैंड वासियों की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे में ये पूरे समूह को व्यक्त कर रहा है, तो इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए था। तो हमारे करेक्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के पहले द का प्रयोग आपको मिल रहा है। तो यही हमें सीखना था, हमने देखा। इसी तरह से यहाँ पर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच आर वेरी एडवांस्ड इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो फ्रेंच वासी हैं वो बहुत अग्रणी हैं। ठीक है, ऐसे में जो फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच सिर्फ कह देंगे तो ये फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें बात करना है फ्रेंच वासियों से, जो लोग हैं उनकी, तो फ्रेंच के पहले द का प्रयोग करना होगा, जो आपको यहाँ मिल रहा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ नोट है, हम नोट को भी देखते चलते हैं। नोट है, जब नागरिकता बताने वाले शब्द समूह का बोध ना कराकर कुछ लोगों का बोध कराते हों, यानी अभी हमने देखा कि ऐसे शब्द जिनसे पूरे समूह का बोध हो रहा था तो उनके पहले तो दा हमने लगा लिया, लेकिन जहाँ पर ये पूरे समूह को
का बोध नहीं कराएंगे, कुछ लोगों का बोध कराएंगे, ऐसे में हम इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। वही हमें पहचानना है। अब हमें देखना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, एंड द इंडियन वाज सिटिंग ऑन द बेंच। आप देख रहे हैं कि जो ए और एन का प्रयोग यहाँ पर मिल रहा है ये बहुत ही बेहुदा लग रहा है। ठीक है, ए और एन दो आर्टिकल का एक साथ प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में यहाँ जो दा का प्रयोग है वो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अर्थ को हमें देखना है, यहाँ पर जो इंडियन वर्ड आया है ये इंडियन आपके नागरिकता को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो इंडियन शब्द आया है ये पूरे समूह, पूरे भारतवासियों को व्यक्त नहीं कर रहा है, बल्कि एक भारतीय की बात कर रहा है। ऐसे में है जो इंडियन है उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थ क्या निकलेगा कि एक भारतीय बेंच पर बैठा था। ठीक है, या फिर एक ना कहें, हम अपनी तरफ से कहना चाहें भारतीय बेंच पर बैठा था, तो था, बैठा था, इससे पता चलता है कि वो सिंगुलर था। ठीक है, ऐसे में हमें इसके पहले, इंडियन के पहले दा का प्रयोग नहीं करना होगा। तो हम देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंस में इंडियन के पहले आपको दा का प्रयोग नहीं मिल रहा है। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, आ द चाइनीज़ एंड आ द पाकिस्तानी, यानी एक चाइनीज और एक पाकिस्तानी वर टॉकिंग, बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चाइनीज ये नेशनैलिटी प्रकट करने वाला शब्द है, यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनैलिटी प्रकट करने वाला शब्द है, लेकिन ये एक एक को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक का बोध करा रहे हैं। ऐसे में इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको दा का प्रयोग नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में कहा जा रहा है कि जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन का मतलब जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है वही आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो जो प्रॉपर नाउन है उसको हम देखेंगे कि कब वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। अभी हम एग्जाम्पल में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस आपके सामने आ गया है, सेंटेंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कालिदास और शेक्सपियर, यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन आए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो शेक्सपियर हैं इनको हम कॉमन नाउन की तरह पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि कालिदास हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर। यहाँ पर शेक्सपियर ये इस देश के नहीं है, भारत के, लेकिन भारत में इनको कॉमन नाउन की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो जब देख रहे हैं शेक्सपियर को कॉमन नाउन की तरह प्रेजेंट किया गया, तो शेक्सपियर के पहले इस रूल के तहत दा का प्रयोग हमें करना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हम दा का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमें देखना है, कुछ कन्फ्यूजन होगा कि ये दा का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कैसे माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर शेक्सपियर जैसे टैलेंटेड, शेक्सपियर जैसे साहित्य में प्रवीण लोगों की एक जाति हो गई। शेक्सपियर आप समझते हैं इंग्लिश में बहुत ही महान थे, ग्रेटेस्ट थे। ठीक है, तो इनकी बहुत अच्छी जाति बन गई इस तरह। तो वैसे ही कालिदास हमारे संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, तो इस जाति से इनको मेल कराया गया, समझ गए ना। तो शेक्सपियर जैसे विद्वान लोग शेक्सपियर की जाति में शामिल हो गए, तो यहाँ पर कालिदास भी उसी में शामिल हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि शेक्सपियर की जाति कैसे हो गया, यानी कॉमन नाउन कैसे हो गया। चलिए सेकंड इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कानपुर और मैनचेस्टर दो शहर का नाम है और दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर को कॉमन नाउन की तरह रखा गया है, यानी कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये कुछ दिन पहले चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ वाद लिखा हूँ। ठीक है, ये गलत नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि अभी है, था लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर जो इज का प्रयोग है इस पर भी आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हुआ हो, क्योंकि कालिदास तो है नहीं इस समय, तो वाज और इज दोनों सही है एक तरह से देखा जाए। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने रूल पे ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कानपुर वाज नोन एज द मैनचेस्टर। अब यहाँ देखिए कि कॉमन नाउन के रूप में मैनचेस्टर का प्रयोग हुआ था, तो उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 13। कभी कभी एस्केटिव समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। यहाँ ध्यान देंगे, एस्केटिव यानी ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, एस्केटिव कहलाता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो यहाँ आप देखिए, आपको आई के बटन में लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरी वेबसाइट के उस पेज का लिंक है जहाँ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को
काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करके रखा हुआ है एज ए टेक्स्ट, तो वहाँ जा कर के आप वेब पेज के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि जब एडजेक्टिव समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, किसी विशेष जाति का बोध कराता है, ऐसे में उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो इनकरेक्ट सेंटेंस हमारा सामने आया है, द रिच शुड हेल्प पुअर, यहाँ पर ध्यान देंगे रिच और पुअर दो एडजेक्टिव हैं, यानी ये किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं कि वो धनी है गरीब है। अब आप समझ गए होंगे कि ये एडजेक्टिव है। अब इसका यहाँ समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, यानी पूरे समूह को प्रेजेंट करता है। कैसे? जो रिच, यानी एक रिच आदमी नहीं, रिच आदमी यानी धनी लोग। यहाँ जो रिच आया है इसका मतलब धनी लोग, तो धनी लोग का मतलब पूरी दुनिया में जितने धनी लोग हैं उन सब की बात हो गई, तो ये समूहवाचक संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ जो पुअर आया है ये एडजेक्टिव होते हुए ये समूहवाचक संज्ञा का काम कर रहा है और गरीब लोगों के पूरे समूह को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे में ये पूरी विशेष जाति का बोध करा रहा है, तो इसके पहले यानी जो यहाँ विशेषण आया है इन दोनों के पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ तो है लेकिन यहाँ पुअर के पहले भी होना चाहिए था। तो करेक्ट सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ आपको मिल जा रहा है। ठीक है। इसी तरह इनकरेक्ट सेंटेंस जो दूसरा वाला है इसमें भी देखते हैं, टैलेंटेड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यानी जो टैलेंटेड होते हैं यानी प्रतिभाशाली होते हैं वो हमेशा सम्मानित होते हैं। तो यहाँ पर टैलेंटेड का मतलब इस दुनिया में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन सब की बात हो रही है, तो समूहवाचक संज्ञा का वैसी है एडजेक्टिव है। ठीक है। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग समूहवाचक संज्ञा के रूप में होगा, अपनी पूरी जाति का बोध कराएगा, तो इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमें करेक्ट सेंटेंस में यहाँ दा का प्रयोग मिल जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14, सुपरलेटिव डिग्री। बहुत इजी है, सबसे इजी रूल मुझे लगता है कि यही होगा। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं जो एडजेक्टिव होती हैं हमारे, उनके 3 डिग्रीज होती हैं, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है। तो हम सुपरलेटिव डिग्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल यानी क्रमवाचक जो संख्या होता है, क्रमवाचक संख्या कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय इत्यादि करके जो आता है वो हमारा ऑर्डिनल्स हो कहलाता है। तो दो पे ध्यान देना है, एक तो सुपरलेटिव डिग्री पर, दूसरा ऑर्डिनल्स पर। इन दोनों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द भारत रत्न इज द हाईएस्ट, यहाँ पर दोस्तों जो हाईएस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले यहाँ दा होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे ही हम यहाँ दा का प्रयोग करेंगे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। ठीक है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये अर्थ हो गया इसका। आप देख रहे हैं हमारा करेक्ट सेंटेंस हमारे सामने है, दा का प्रयोग मिल रहा है। इसी तरह से हम दूसरा इनकरेक्ट देखते हैं, सी राजगोपालाचारी वाज फर्स्ट। यहाँ दोस्तों फर्स्ट आया है, ये आपका क्या है? ये ऑर्डिनल्स है, तो ऑर्डिनल्स के पहले भी दा का प्रयोग करना है, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो हम करेक्ट सेंटेंस हमारा जो कि सामने आया, यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट के पहले दा का प्रयोग है, यानी सी राजगोपालाचारी ही प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग समस्त जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी जो कॉमन नाउन है उनका प्रयोग हम पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं, ऐसे में उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एलिफेंट आया है ये एलिफेंट की एक जाति हो गई। ठीक है। और ये अपनी पूरी जाति का बोध, एलिफेंट का मतलब एक हाथी नहीं, ये हाथी जाति, पूरी हाथी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। तो एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, यानी हाथी एक बड़ा जानवर होता है। तो सिर्फ एक हाथी या सभी हाथी? तो ये सभी हाथी को व्यक्त कर रहा है, ऐसे में इसके पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपको मिल रहा है। इसी तरह से दूसरा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी गुलाब का फूल सुंदर होता है, यानी गुलाब एक सुंदर फूल होता है। तो यहाँ गुलाब का मतलब सिर्फ एक गुलाब नहीं जो आपके हाथ में है या जो आपके पेड़ में लगा हुआ नहीं, कहीं भी हो, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, किसी भी कलर का हो, वो रोज हो बस, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ऐसे में इस रोज के पहले दा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। यहाँ आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ,
अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। दिशा के पहले दोस्तों जो डायरेक्शंस होते हैं आप जानते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हमारे डायरेक्शंस यानी दिशाएं हैं, ठीक है। तो इनके पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है, लेकिन कब? दिशा के पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, यानी जब डायरेक्शन दिया हो लेकिन उसके पहले प्रेपोजिशन हो तो दोनों के बीच में, यानी प्रेपोजिशन प्लस दा प्लस आपका डायरेक्शन, ठीक है। जब इस तरह होगा तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब दिशा से पहले प्रेपोजिशन हो तब, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द सन राइजेस इन ईस्ट। दोस्तों यहाँ पर ईस्ट जो है ये आपका डायरेक्शन है और इसके पहले जो इन आया है ये आपका प्रेपोजिशन है, इसके बीच में दा गायब है इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे हम इसके बीच में दा का इस्तेमाल करेंगे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा इनकरेक्ट, स्मेल इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ आपका डायरेक्शन हो गया, फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं कमी है दा की। जैसे हम दा का प्रयोग करेंगे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो और भी सेंटेंस हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस आया है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, हम इसीलिए लाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। माई स्कूल फेसेस द ईस्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं ईस्ट जो आपका है ये डायरेक्शन है, लेकिन इसके पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो ईस्ट डायरेक्शन इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे हम करेक्ट करेंगे हम यहाँ से दा को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस आपको मिल रहा है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझना है। बेस्ट जो आपका है ये डायरेक्शन है, लेकिन इसके साथ ये बंगाल, यानी दोनों मिल करके ये दिशा का बोध नहीं करा रहे हैं। वैसे वेस्ट तो आ रहा है, दिशा तो ऐसे लग रहा है दिशा का नाम है, लेकिन ये दिशा का नाम ना होकर के एक जो है पूरे स्टेट का नाम है। तो ऐसे में जो दिशा आ रही है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे में हम इसके पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल में यहाँ वेस्ट बंगाल को ऐसे ही लिखना है, दा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 17। दा का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों और रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है। दोस्तों इस तरह के रूल्स बहुत आए हैं, समाचार पत्रों के नेम के पहले आप देखे हैं, जो धार्मिक पुस्तक हैं उनके नेम के पहले, नहर के नेम के पहले, जो पर्वत के ग्रुप्स हैं यानी माउंटेन ग्रुप्स हैं उनके नेम के पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह के रूल्स बहुत हैं, आप अच्छे से समझिएगा, एक बार रिपीट ज़रूर करिएगा तो सब तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस नेम में कहा जा रहा है कि जो नहर हैं, हवाई जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं या रेलगाड़ी हैं, किसी का भी नाम यदि आ रहा है लिखना है तो हमें दा का प्रयोग जरूर करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ स्वेज कैनाल, ये आपका नहर है यानी स्वेज नहर की बात हो रही है। कनेक्ट द मेडिटेरेनियन से, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ जो स्वेज कैनाल आया है ये नहर का नाम है, इसके पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला इनकरेक्ट देखते हैं। मेघदूत क्या है? ये आपका हवाई जहाज का नाम है। तो मेघदूत इज़ एन एम्ब्रॉयड जेट एयरक्राफ्ट। एम्ब्रॉयड यानी ब्राज़ीलियन एयरक्राफ्ट की कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें मेघदूत जो नाम है हवाई जहाज़ का इस पर फोकस करना है। इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको मिल गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट रूल जो हमारा है रूल नंबर 6। अब आप देख रहे हैं कि रूल नंबर 17 मैंने टीच किया, तो यहाँ रूल नंबर 6 कैसे आ गया। तो यहाँ पर आपको सरप्राइज नहीं होना है। तो जो रूल नंबर 6 था इसमें मैंने आपको बताया था कि नदियों के नेम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ सही था, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आया, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो था नोट। यानी इस नियम से रिलेटेड एक नोट भी है जो हमें बताना चाहिए था। तो मुझे लगा बताना चाहिए था, तो मैं वहाँ नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में शामिल कर दे रहा हूँ। आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो ये जो रूल्स हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पढ़ाया है। इसमें यूज़ ऑफ द का जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके इस नियम को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो मुझे देना था नोट मैं उसको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो नोट है, लेकिन जब किसी नदी के नेम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो, ठीक है, सिर्फ नदी के नेम से मतलब नहीं है, यदि नदी के नेम के साथ किसी शहर का नाम भी जुड़ा है
तो वो नियम लगता नहीं है, यानी आपका दा का प्रयोग नहीं होता है ऐसे में। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए किंगस्टन ऑन द थेम्स। दोस्तों थेम्स आपका एक रिवर नेम है, लेकिन यहाँ किंगस्टन ऑन द थेम्स मिला करके एक शहर को ये प्रेजेंट कर रहा है, एक बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये नदी को नहीं बल्कि एक शहर को प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में ये जो आपका थेम्स है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके पहले हमें दा का प्रयोग जो यहाँ आया है नहीं करना चाहिए था। ये देखिए करेक्ट सेंटेंस में हटा दिया गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम देखते हैं। स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। एवन आपका क्या है, रिवर नेम है, और स्टार्टफोर्ड ऑन एवन एक सिटी का नेम है, ठीक है। तो यहाँ जो एवन आया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपका स्टार्टफोर्ड ऑन एवन है, इसलिए यहाँ एवन के पहले दा का जो प्रयोग है वो गलत है, हमें इसको हटाना होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 बहुत ही छोटा सा है। दा का प्रयोग डिजर्ट्स के नेम के पहले भी होता है। ये ज़्यादा रूल्स हैं नेम के पहले यूज़ करने वाले, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितने भी डिजर्ट्स नेम हैं, चाहे वो थार का मरुस्थल हो या फिर सहारा मरुस्थल, इन सब के पहले में दा का प्रयोग करना होगा, ठीक है। रूल में देखते हैं, सहारा डिजर्ट आ भी गया, तो सहारा डिजर्ट जो आया है ये ऐसे नहीं आ सकता है, ये ऐसे नंगा लग रहा है। ऐसे में हमें दा का प्रयोग यानी दा का जो कपड़ा है वो पहना करके लाना है। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ दा के साथ आया तो बहुत अच्छा लग रहा है, द सहारा डिज़र्ट, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं थार डिज़र्ट भी आपका वैसे ही आ गया डायरेक्ट बिना दा के, तो गलत है, तो हमें इसको दा के साथ लाना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 19। वाद्य यंत्रों के नेम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, वायलिन हो या गिटार हो, इन सब के नेम के पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सही लिखा है, लेकिन हारमोनियम आया तो इसके पहले दा होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। हम दा शामिल कर लेंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डायरेक्टली गिटार आ गया, नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये आपका वाद्य यंत्र है, दा के साथ ही आना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस में मिल रहा है। चलिए इस रूल से रिलेटेड एक नोट है, हम उसको भी देख लेते हैं। नोट है, सिंगल काउंटेबल नाउन के रूप में वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने पर इनके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब ये वाद्य यंत्र अपने पूरे समूह का बोध कराते हैं तो इनके पहले दा का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन जब ये अपनी एक सिंगल काउंटेबल नाउन को व्यक्त करते हैं, जैसे कि एक गिटार या फिर एक हारमोनियम, तो वहाँ पर हमें ए और एन का प्रयोग ही करना होता है। जैसे ही वांट्स टू बाई अ गिटार, वो एक गिटार खरीदना चाहता है, एक गिटार खरीदना, ये नहीं सभी गिटार, एक गिटार, तो यहाँ पर हमें नंबर शो करना है, तो ऐसे में हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से थरुण हैज़ अ हारमोनियम, थरुण के पास एक हारमोनियम है, तो हमें ए का भाव देने के लिए आ का यूज करना है, दा का नहीं करना है, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 20। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इंग्लिश की बहुत अच्छी पकड़ चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर, तो यहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। और जितने भी मैटर्स, जितने भी लिखित रूप में आप मैटर यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, ये सारे मैटर्स आपको वेब पेज के रूप में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जा करके यहाँ जो देख रहे हैं ये वेब पेज का लिंक है, क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर विजिट करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, मेरे लिए कुछ कमेंट्स जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ ज़रूर दीजिए। कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप बिल्कुल फीडबैक में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस रूल को। सरनेम्स जो होते हैं, किसी फैमिली के सरनेम्स, जैसे आप जानते ही हैं गुप्तास हुए या वर्मास हुए या फिर पांडेस हुए, ठीक है, ये आपके जो हैं सरनेम्स हुए फैमिली से रिलेटेड। तो जब ये सरनेम्स पूरी फैमिली को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक को प्रेजेंट जब करेंगे तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सरमाज, सरमाज का मतलब शर्मा फैमिली के सभी मेंबर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हमें कहना होता शर्मा या मिस्टर शर्मा, तो ये एक को व्यक्त करता है, ऐसे में हम दा का प्रयोग नहीं कर पाते इसके सामने, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ सरमाज जो है इसके पहले दा का प्रयोग नहीं है, तो ये आपको मिल गया। यानी सरमाज आर वेरी हम्बल, शर्मा फैमिली के लोग यानी सभी मेंबर्स बहुत विनम्र हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं जो इनकरेक्ट है, गुप्ताज। इसी तरह से है, यहाँ सरमाज आया, यहाँ गुप्ताज आया, ठीक है, तो इसके पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और लास्ट में यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी वीडियोस बना पाता हूं,
तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।